हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं शुरुआत करने वाला हूँ आज एक एंटी कोलिनर्जिक, जो कह सकते हो एनएस का आखिरी टॉपिक तो नहीं है, लेकिन लगभग खत्म होने के कगार पे आ रहे हैं हम लोग। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में आज सीखेंगे, ठीक है। देखो, कोलिनर्जिक तो हम लोग काफ़ी पढ़ लिया है, रिसेप्टर पढ़ लिया है, लोकेशन पढ़ लिया है, फंक्शन पढ़ लिया है, और उसके ड्रग्स भी पढ़ लिए हैं गाइस, ठीक है। ड्रग में कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म भी देख लिए हैं, तो काफ़ी अच्छे से ब्रीफ नॉलेज वहाँ पे हम लोग को मिल गया है। कुछ चुनिंदा मैंने पॉइंट्स और कलेक्ट किए हैं। देखो, मैंने कहा था ना, छोड़ना तो कुछ नहीं है, तो मैं वो भी पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले ख़त्म करता हूँ, सब खत्म हो जाएगा। बीमारी बताने से पहले, मिस्थेनिया ग्रेविस वगैरह बीमारी बताने से पहले मैं उन चीज़ों को भी आपके सामने लेके आऊँगा। फिलहाल की वो बात की बात है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। सो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का मतलब क्या है? देखो, एक केस हम लोगों ने पढ़ लिया जहाँ एसीएच की कमी हो रही थी, तो हम ड्रग देके एसीएच को बढ़ा रहे थे, और वो था कोलिनर्जिक ड्रग। तो आज एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अब एसीएच की मात्रा बढ़ चुकी है और इसे अब हमें क्या करना है गाइस? कम करना है, ठीक है ना। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या क्यों देते हैं? क्योंकि एसीएच का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से देते हैं। एसीएच बहुत देर से रिसेप्टर से बाइंड किया, इस वजह से देते हैं। एसीएच रिसेप्टर से बाइंड ही रह गया, एंटी कोलिनेस्टेरेज को मार ही नहीं, सॉरी, कोलिनेस्टेरेज को मार ही नहीं पा रहा है, कोलिनेस्टेरेज ड्रग उसको मार ही नहीं पा रहा है, एंजाइम उसको मार ही नहीं पा रहा है। तो काफ़ी रीजन की वजह से एसीएच की मात्रा बढ़ रही है और प्रोसेस जो है हमारे इफेक्ट होने लगे हैं। आपको पता है, मैंने बताया था एक्स ऑन करके किस किस पे एक्ट करते हैं। एसीएच हमारे ब्रोंकियों में कंस्ट्रिक्शन करते हैं। अब अगर एसीएच ज़्यादा हो गया तो हमारा गला और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और अस्थमा से भी बम्पर बीमारी हो जाएगी, है ना। तो काफ़ी मतलब ऐसे सिंपल सी बात करो तो एसीएच को कम करना है और ड्रग देना है एंटी कोलिनर्जिक। तो एंटी कोलिनर्जिक में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, इसको जूम कर दूंगा, अब अच्छे से देख लेना, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ बार बार, लेकिन अब मैं भूलूंगा नहीं, मैं जूम करके आऊँगा। तो पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है नेचुरल एल्कोलाइड्स, दूसरी है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, तीसरी है सिंथेटिक एल्कोलाइड्स, और चौथी है स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, ठीक है। तो नेचुरल एल्कोलाइड्स में देखते हैं कौन कौन से ड्रग आती है। एक आती है एट्रोपिन, जो आपको पता है किस एट्रोपा बेलोडोना से मिलने वाला है, हाइसोसिन स्कोपोलामिन भी कह सकते हो। तो ये होगी दो ड्रग नेचुरल एल्कोलाइड्स जो नेचुरली प्राप्त हो रही हैं। आप सेमी सिंथेटिक पहुंच जाओ। अब आप क्या करो, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना हाथ दे रहे हो और थोड़ा उसको नेचुरल और अपना सिंथेटिक दोनों मिला के हो गया सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में देखिए, होमेट्रोपिन, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, एप्रोट्रोपिन ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, ये कुछ चार ड्रग आती हैं, ठीक है। देखो, ड्रग तो आपको एक आध उठो और अलग मिल जाएंगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है, ऐसा क्लासिफिकेशन आपको मुश्किल से ही मिलेगा। तो बस उठा लो और लिख लो, ठीक है। सो सिंथेटिक एल्कोलॉइड भी चलता है, ये थोड़ा सा बड़ा है। सिंथेटिक एल्कोलॉइड्स में ये देखिए, पहला है ऑप्थेल्मिक यूज में या मेड्रेटिक यूज में, ठीक है। ऑप्थेल्मिक यूज में जैसे मेड्रेटिक मतलब क्या आपको पता है कि प्यूपिल को हमको क्या करना है? डायलेट करना है, ठीक है ना। क्योंकि एसीएच की मात्रा बढ़ने से वो कॉन्स्टेंट होता है और इसलिए हमको और डायलेट करना है, क्योंकि आपको मैंने बता चुका है, आइरिस वगैरह मैंने बताया और हर जगह कॉन्स्ट्रिक्शन और पीपल दे रहा था। तो यहाँ पे डायरेक्शन करना होगा, बिकॉज यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक दे रहे हो, एसीएच को कम कर रहे हो, तो एसीएच को कम कर रहे हो तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, डायलेशन होगा। जी हाँ, डायलेशन होगा। तो ऑप्थेल्मिक यूज में देखिए, साइक्लोपेंटोलेट, ओके गाइस, ट्रोपिकामाइड, एकोथायोपेट, ठीक है, ये नहीं है एकोथायोपेट, ये तीन ड्रग आ गए, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है एंटी सेक्रेटरी और एंटी स्पास्मोटिक। मैं इसका मतलब भी बताऊंगा गाइस, ये बहुत लोग नहीं बताते हैं, तो मैं इसको मतलब भी थोड़ा बहुत बताते जाऊंगा, ठीक है। ये एंटी सेक्रेटरी या एंटी स्पास्मोटिक। स्पास्म मतलब क्या होता है? ऐठन हो जाना, ठीक है। इस कैटेगरी का मतलब है ऐसी ड्रग जो जीआईटी में यूज हो रही हो, जैसे कोई बॉवल की कोई डिसीज हो गई हो, ठीक है, और कोई भी जीआईटी का कोई भी ऐसा डिसीज हो रहा हो, तो उसमें जो ड्रग यूज होती है वो, ठीक है। क्योंकि हमको पता है ए से ज़्यादा हो गया तो वो कुछ ना कुछ बीमारी करेगा, ठीक है, जीआईटी से रिलेटेड, उसको भी ठीक करने के लिए दवाई दी जाती हैं, एंटी सेक्रेटरी, एंटी स्पैस्मोटिक, ठीक है। उसमें दो कैटेगरी है, क्वांटिनरी कंपाउंड, टर्सरी अमीन। क्वांटिनरी कंपाउंड यहाँ मैंने क्यूसी से लिखा है इसको। क्वांटिनरी कंपाउंड में आइसोप्रोपामाइड, ठीक, प्रोपेनथेलिन, क्लाइडिनियम, ग्लाइकोपैरोलेट गाइस,
और ऑक्सीफोनियम, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको और मार्क करवा दूंगा। टर्सरी अमीन, इसमें आता है डाइसाइलोमीन, ऑक्सीब्यूटिनिन, पैराजिपिन एंड टेलिजिपिन, ठीक है। एंटी पार्किंसोनियन, ये क्या डिसीज होती है? देखिए इसके ये तो बीमार की दवा हो गई। पार्किंसोनियम सुने होंगे और पार्किंसोनिज्म सुने होंगे, तो ये दो तरीके की बीमारी होगी। अब कहोगे यार ये दोनों एक ही है, नहीं गाइस, ये दोनों थोड़ी सी अलग है। पार्किंसोनिज्म आ गया, अगर आईएसएम आ गया, सोनिज्म आ गया, तो उसका मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो हमारे सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज होती है। ये ऐसी डिसीज होगी जो ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन तक जा रही है, वहाँ पे कुछ इफेक्शन आ जाएगा, कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगी, वो इफेक्ट हो जाएगा, तो वो होता है पार्किंसोनिज्म। और सोनियम क्या होता है? पार्किंसोनियम क्या होता है? ये नर्व बॉडीज होती है, उनमें कोई डिफेक्ट आने पे होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, इसको याद रखना। और एंटी पार्किंसोनियन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं। ट्राईहेक्सीफेनिडिल, ये ऐसी बीमारी क्या है? देखिए पार्किंसोनियन में अभी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बस अभी के लिए बताऊं तो देखो एसिड्स की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो हाथ में कपकपी, कॉन्ट्रैक्शन, हाथ का ऐठन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। तो इनको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है एंटी पार्किंसोनियन, ठीक है। जिसमें पहली ड्रग है ट्राईहेक्सीफेनिडिल, इसको बेंजेहेक्सोल से नाम से जाना जाता है। प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडिन, बेंजोट्रोपिन एंड साइरिमीन, ठीक है। तो ये आपकी 5 ड्रग हो गई। अब आ जाते हैं वेसियो सेलेक्टिव में। वेसियो सेलेक्टिव का मतलब क्या हो गया? वेसिको सेलेक्टिव का मतलब हो गया गाइस कि ऐसी ड्रग जो यूज हो, एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस कोई डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो हाँ, पहुंचे कहाँ थे हम लोग? वेसिको सेलेक्टिव ड्रग पे पहुंचे थे। और वेसिको सेलेक्टिव का मतलब देखो, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस कैटेगरी को समझाने के लिए। जैसे क्या होता है ना कि एसीएस की प्रोडक्शन से क्या होता है, हमारी यूरिन ब्लैडर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन में आ जाती है, ठीक है, ध्यान से समझना। और हमने किडनी भी पढ़ के आए हैं, तो हमें इतना पता है कि जब तक हमारा ब्लैडर फुल नहीं होता है, उसमें जो भी आपका यूरिन है उसमें जब तक वो भरता नहीं है, तब तक आपकी जो है, आपको याद होगा मैंने ऐसे बताया था कि यूरिन ब्लैडर जब तक ये पूरा फुल नहीं होगा तब तक यहाँ पे सेंसेशन नहीं पहुंचेगी कि आपको यूरिन आउटपुट करना है, यूरिन निकालना है। तो कॉन्ट्रैक्शन एसीएस के कारण यही डिस्टर्ब होने वाला है। कैसे? एसीएस के कारण ये डिस्टर्बेंस होगा कि एसीएस के प्रोडक्शन के कारण यूरिन ब्लैडर काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, ओवर एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे। और ओवर एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन की ही वजह से यूरिन, आपका ब्लैडर भरा तो नहीं है लेकिन आप यूरिन करने चले जाओगे, है ना, समझ में आ रहा है? वरना आपका कॉन्ट्रैक्शन ही कैसा होगा कि आपका ब्लैडर तो भरा नहीं है लेकिन आप थोड़े थोड़े टाइम पे टॉयलेट करने चले जाओगे। तो ये होता है वेसियो सेलेक्टिव। इसके लिए हम लोग जो ड्रग देते हैं वो है वेसियो सेलेक्टिव, जिसमें ऑक्सीब्यूटिन मैंने आपको बताया था, ये ओवर एक्टिव यूरिन ब्लैडर की कंडीशन में यूज होती थी। जब मैंने इसको थोड़ा सा बहुत पहले नाम ले लिया था इसका, और मैंने वहाँ पे शॉर्टली बताया था। ऑक्सीब्यूटिन, फ्लेवोक्सेट, टॉलफेरोडीन, डेरिफेनासिन, ये भी नाम याद आ रहा होगा आपको, टेरिफेनासिन और सोलिफेनासिन, ये नाम याद आ रहा होगा आपको गाइस, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे। हमारे पास गाइस देखो रिसेप्टर्स थे M1, M2, M3, M4। अभी एक मजेदार वाली बात बताने वाला हूँ, ठीक है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है, बहुत ही खुफिया बात है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर में M1, M2, M3, M4 रिसेप्टर्स हैं। M1 में टाइलिजिपिन है और मायरेजिपिन है। M2 में ट्रिप्टामिन है। M3 में देखो बहुत बड़ा नाम है, तोड़ के पढ़ो, हेक्सा हाइड्रो सिलाडेफेनेडोल, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, सिलाडेफेनेडोल, ठीक है। M4 में सिर्फ एक ही है, हिम्बासिन, ठीक है, हिम्बासिन, कुछ ऐसे शैतान नाम लग रहा है ना, हिम्बासिन। तो ये हो गया आपके कुछ पूरे के पूरे कोलिनर्जी के क्लासिफिकेशन। अच्छा गाइस, जो मजेदार वाली बात है वो फटाफट बता दे, मेरे दिमाग से निकल जाता है, ठीक। तो मजेदार बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एंटीकोलिनर्जी का मतलब बताओ एक लाइन में, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गैंग्लियोस्टिमुलेंट का मतलब बताओ तो एक लाइन में, या ब्लॉकिंग का बताओ, या फिर आपका लोग गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट का बताओ मतलब, ठीक है, जल्दी से बता के सोच के देखो क्या था गाइस। 1 मिनट का पॉज लो और सोच के देखो कि क्या जवाब आ सकता है। मैं तब तो आगे बढ़ता हूँ और उस बात को सोचना, फिर मैं वीडियो के एंड में आपको ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स इसमें से, है ना, मार्क करवा देते हैं। नेचुरल एल्कलॉइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट भाई तो एट्रोपिन इज सो मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी के बारे में अभी बहुत बड़ा लेक्चर जाएगा,
ठीक है, पूरा कोलोजिकल एक्शन सब बताऊंगा, इसका मैग्नीशियम एक्शन, कोलोजिकल एक्शन, बाकी ड्रगों का नहीं, लेकिन इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सेमी सिंथेटिक में भाई इंपॉर्टेंट है ये एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, एप्रोट्रोपिन और टायोट्रोपिन। आप कहोगे यार सारा तो इम्पोर्टेंट बता देते हो, फिर इंपॉर्टेंट मार्क क्यों लगाते हो, सभी लगाते हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है गाइस, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको देखो, अब मैं मार्क इसलिए करता हूँ ना कि उस पर थोड़ा सा आपका कंसंट्रेट हो जाए और थोड़ा सा माइंड, एंड देन आपको वो चीज़ अपने आप ही थोड़ा वर्ल्ड पे याद हो जाए, ठीक है ना। बाकी अब देखते हैं इसमें ऑप्थेल्मिक मेडिएटिक में, हाँ, टोपिकामाइड और इकोथायोपेट, ठीक है। क्वार्टनरी में आपका आ गया आइसोप्रोपामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और ऑक्सीफिनोनियम, बस इतना दो इंपॉर्टेंट याद रखो बस। एंड देन टर्सरी अमीन में ये भाई तो इंपॉर्टेंट ही डाइसाइक्लोमीन, ठीक है, और ऑक्सीब्यूटिनिन, बस इतना याद रख सकते हो आप। अब पैरेंजिपिन और टेलिजिपिन की बात एक बार और हो चुकी है, तो आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हो। पैरेंजिपिन, टेलिजिपिन, देखो टेलिजिपिन एक का एक और यूज होता है, पेप्टिक अल्सर में इसका यूज होता है, तो एक दोनों के एनालॉग हैं, इसको आप बहुत जल्दी याद कर लो, टेलिजिपिन पैरेंजिपिन खट से आ जाएगा ना। एंटी पार्किंसोनियन में ट्राईहेक्सोफेरेजिडिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। बाइपेरिडिन याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट भी और सिंपल भी याद करना। वैसो एक्टिव में देखो ऑक्सीब्यूटिन इसमें भी आता है, उसमें भी आएगा, ठीक है, दोनों एक ही नेचर के रखते हैं, टर्सरी अमीन नेचर के, ठीक है। और इसमें अगर याद करना चाहो तो डेरिफेनासिन एंड सोलिफेनासिन, बस। बाकी ये हर रिसेप्टर के पर्टिकुलर आपको अगर याद करना चाहो तो याद करना, वरना छोड़ देना, कोई वो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द आवर एंटीकोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो अब वीडियो का एंड होने वाला है, और एंड होने से पहले मैं आपको वो बात भी बताना चाहूँगा, और उसके पहले एक बात और सुन लो। एट्रोपिन और जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है इसके मैग्नीशियम एक्शन, कोलोजिकल एक्शन बताने वाला हूँ थोड़े दिन बाद, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, है ना। वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, हाँ। वीडियो का आप पहले मैं भी ऐसे ही करता था कि जो वीडियो 20-25 मिनट को देखने में थोड़ा डर लगता था, लेकिन गाइस बात मानो, 15 से 20 मिनट वीडियो अगर है कोई तो आप उसको देखा करो, ठीक है, क्योंकि उस 15 से 20 मिनट में ही अच्छे से आप लोग समझ भी पाओगे और हम जैसे लोग बता भी पाएंगे। तो हाँ, बात करने वाले थे वही रहस्य की बात, खुफिया बात। देखिए खुफिया बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि यार एंटीकोलिनर्जिक स्टैंड्स फॉर व्हाट, मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है गाइस। मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट जहाँ पे आता है उसी का नाम होता है एंटीकोलिनर्जिक। यानी देखिए यहाँ पे M1, M2, M3, M4 इन्हीं सबका तो एंटागोनिस्ट यूज कर रहे हैं, तो एंटीकोलिनर्जिक में क्या हो गया, मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट, इसको आप इक्वल टू कर सकते हो मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट, है ना। अब हम लोग ने गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट में पढ़े थे, ठीक है, तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट को हम क्या कह सकते हैं, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। ओके गाइस, अब इसमें आप नॉर्मली कह सकते हो, देखो मैं बता दे रहा हूँ फिर से, गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट क्या था, गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट इज निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। अब अगर गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट कहूँ तो निकोटिनिक आगोनिस्ट, और अगर कोलिनर्जिक कहूँ तो भाई मस्कुरेनिक आगोनिस्ट, है ना, वो सिंपल। तो बस यही खुफिया वाली बात थी, इसमें क्या आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि हम लोग जब गैंग्लिया भी पढ़ रहे थे उसमें निकोटीन रिसेप्टर के बारे में काफ़ी ध्यान दिए, और मैंने आपको एक अलग से ही बता दिया था, जहाँ गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर ही मान लो, है ना, और जहाँ एंटीकोलिनर्जिक मान लो मस्कुरेनिक, सिंपल सी बात है। सो क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, अब पर्टिकुलर ड्रग के बारे में पढ़ लेंगे और फटाफट फिर डिसीज पढ़ के ANS खत्म करेंगे। देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से 15-15 मिनट की वीडियो में आपको मैं पूरा एलोबरेट कर रहा हूँ, और ऊपर से अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी लेके आऊँगा, वो भी बताऊँगा, वो भी डिस्कस करूँगा। यार सपोर्ट करना, बहुत अलग काम कर रहा हूँ, ठीक है, सोच के देखना बस, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।